स्वैग की कहानी। पिंकी, ठीक 12 बजे पिंटू के ढाबे पे मिलना। पहले आराम से छोले भटूरे खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग। क्या बात करिए यार, छोले भटूरे और शॉपिंग, ये तू बोल रही है ना? अरे हाँ भाई, मैं ही बोल रही हूँ, इतना भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, अरे तू बोल रही है, यही तो घबराने की बात है। तू कब से शॉपिंग करने के लिए बाजार जाने लगी और उसके साथ छोले भटूरे भी खिलाएगी? तेरे ससुर जी को पता चल गया ना तो क्या हाल करेंगे तेरा, तुझे पता है? हाँ, ससुराल से बाहर कर देंगे तुझे। अरे तू छोड़ ना ससुर जी को, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। तो ये ससुर विश्वनाथ जी क्या चीज है? हाँ, इनका इंतजाम मैंने कर दिया है और तू फिक्र मत कर। अरे लेकिन तेरे ससुर जैसे अड़ियल दिमाग के इंसान को कैसे ठिकाने लगाया तूने, ये तो बता पहले। अरे बता ना। अरे ठीक है ना, जब मिलूंगी तब बताऊंगी। पहले मिलने के लिए पिंटू के ढाबे में तो आ, सारी बातें फोन पर जान लेगी क्या? हाँ, गरिमा के इतने कहने पर पिंकी कुछ ही देर में तैयार होकर पिंटू के ढाबे की ओर निकल जाती है, जहाँ पर गरिमा सज सवर कर पहले से ही उसका इंतजार करती दिखाई दे रही थी। तू तो सच में आ गई यार, इसका मतलब तेरे ससुर जी ने वो तुगलकी फरमान वापस ले लिया क्या? हाँ, अरे लेते कैसे नहीं, तुझे पता नहीं है? उनका पाला गरिमा से पड़ा है, गरिमा से। सही बताऊं तो यार, इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं थे हमारे ससुर जी। वो तो मैंने जुगाड़ लगाया, उसके बाद बात बनी। अरे बता ना, आखिर क्या किया? चल तू बता ना। चल तू जानना चाह रही है तो सुन, मैं तुझे शुरू से पूरी कहानी बताती हूँ। कुछ महीने पहले। अरे धर्मपत्नी जी, सुनती हो? कहाँ हो, जरा बाहर तो निकलो। कहाँ गई तुम आज, दिखाई नहीं दे रही? अरे क्या हो गया जी, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया जो आज ऐसे खुशी हुई घूम रहे हो तुम? हाँ, अब तुम्हें इसे कुबेर का खजाना समझो या जो मन चाहे वो समझो, लेकिन बात तो खुशी की ही है। हमारी गांव वाली जमीन जिस पर केस चल रहा था ना, वो केस हम जीत गए हैं। वो पूरा खेत खेत में जो छोटे छोटे जबरदस्ती मकान बना लिए थे ना लोगों ने हमें अवैध कब्जा करके, वो हमारा हो गया। आज साबित हो गया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। समझी? यही बात बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई जी आपने। आज के समय में अपने पास जमीन हो, इससे बड़ी पूंजी और कुछ भी नहीं है। बाजार में देख रहे हैं ना आप, कितना मिलावटी सामान बिक रहा है। गेहूं, चीनी, चावल, सब में आग लगी है। अपनी जमीन होगी तो हम भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अन्न बो देंगे, कम से कम शुद्ध खाना तो मिलेगा हमारे बच्चों को। अरे हाँ भाग्यवान, वो तो ठीक है, लेकिन भाई हमने तो जीवन भर शहर में रहकर नौकरी करी है। अब ये खेती बाड़ी तो हमारे लिए काला अक्स से भैंस बराबर है। छोटे ने ही जीवन भर खेतों में हल जोते थे, बुनाई करता था, और हमें भी यही सोचकर संतोष था कि चलो भाई, परिवार की जमीन है, किसी के तो काम आ रही है। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन उसी के मन में बेईमानी आ जाएगी और वह हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा। इसी बात को हम तो आज तक भूले नहीं बैठे। अरे छोड़िए ना पुरानी बातों को, क्यों मन में लगाते? हमारी जमीन अन्न उगाने के काम भी ना आए तो कल को बुरे वक्त में बच्चों के काम तो आई जाएगी। और राधा और विषम के बीच हुई बातें आई गई हो गई, लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। जमीन का केस जीतने के महीने भर के भीतर ही विश्वनाथ की पत्नी राधा भगवान को प्यारी हो गई थी और विश्वनाथ पत्नी के बिना दुनिया में अकेले रह गए थे। बाबूजी, महंगाई देख रहे हैं ना आप, आसमान छू रही है। आटा, चीनी, चावल, सबके दाम ऐसे भाग रहे हैं कि थोड़े दिन में तो लग रहा है कि तोले के हिसाब से राशन खरीदना पड़ेगा, और उस पर भी मिलावट ने जीना मुश्किल कर रखा है। समझ ही नहीं आता क्या करे। अरे क्यों बेटा, क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो भाई? हाँ बताओ क्या हो गया? बाबूजी, राशन की दुकान पर सामान लेने गया था। अरे पिछले महीने 5,000 में पूरा राशन आ गया था घर का, लेकिन इस महीने 8,000 लगे। एक झटके में खर्चा 1.5 गुना हो गया और कमाई उसके बढ़ने का तो कोई आसार ही नजर नहीं आता। सेठ से पैसे बढ़ाने की बात करो तो सेठ बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लग जाता और कहता नौकरी से निकाल दूंगा अगर ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो। अब बताओ क्या करूं? देख बेटा, मेरी पेंशन के भरोसे आखिर कब तक ये घर चलता रहेगा? बात तो यही सच है कि वाकई महंगाई आसमान को छू रही है। अब समझ में आता है कि तुम्हारी जो माँ कहती थी वो एकदम सही कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी। वैसे भी आज ना उसकी अंतिम इच्छा थी कि इसलिए मैंने सोच लिया है कि जब मैं अपनी पत्नी राधा की अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा, कैसी इच्छा पापा? मैं कुछ समझा नहीं, बताइए। अरे बेटा, तेरी माँ की इच्छा थी कि हम लोग गांव वाली जमीन में अपना खुद का अन्न उपजाए और शुद्ध और ताजा भोजन खाए। पैसों की भी बचत होगी और ये बाजार की मिलावट से भी बचाव हो जाएगी। हाँ, यही तेरी माँ की अंतिम इच्छा। कैसी बात करते हो भाजी आप? अरे ऐसी कितनी जमीन है आपके पास कि आप सब कुछ घर में ही उगा लेंगे? चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए बाबूजी, बाजार पर निर्भर तो हमें रहना ही पड़ेगा। बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी बात समझो। लो पत्थर की लकीर है, तुम चाहे नौकरी छोड़ो या करो, लेकिन अब मैं एक भी बाहर से राशन खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाला, किसी को नहीं दूंगा। पहले बता रहा हूँ, आखिर कब तक रहोगे इस किराए के मकान में? मकान मालिक से बात करके अगले ही महीने मकान खाली करो और खेतों में जो अपना मकान बना हुआ है ना, वहां सामान लेकर चलो। ठीक है?
भाऊजी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? यहाँ शहर में अपना घर छोड़कर गांव में क्यों रहने जाएंगे हम? और वैसे भी ना रोजगार तो शहर में है, गांव में रहकर क्या मिलेगा? हाँ बेटा, एक बात बता भाऊ, तेरे इस रमेश को रोजगार की जरूरत क्यों है? ये जो मुट्ठी भर पैसे कमा कर लाता है, उन पैसों से घर का राशन पानी ही तो भरवाते हैं। हाँ, तुम अगर वो राशन अपनी जमीन पर हम खुद उगा लेंगे तो तेरे पति की कमाई की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और तेरे कौन से पैसे अभी बच्चे हो गए हैं जो हैं, जिन्हें स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत आ जाएगी? हाँ, बाबूजी तो जिद पकड़ कर बैठ गए थे और किसी की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सुनते हैं जी, अब ये क्या नई रट लगा ली है तुम्हारे बाबूजी ने? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा जी के जाने के बाद ना उनका थोड़ा सा जो दिमाग है ना वो जरा सरक गया है, मुझे लगता है। बाबूजी का चलिए मान लिया, एक बार गेहूं चावल खेतों में उगा लेंगे हम, लेकिन क्या सिर्फ गेहूं चावल से जीवन चल जाएगा? चीनी तेल सब्जी भाजी फल फ्रूट, आखिर किस चीज की जरूरत नहीं होती है? इतना सब कुछ खेत में उगाने की ना तो हमारे पास जमीन है और ना ही तक। अरे क्या ही कर सकते हैं फिलहाल, तो तुम सामान बांधो, बाबूजी ने अगर जिद पकड़ ली है तो वो अब वो जाकर ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों में शहर का अपना किराए का मकान खाली करके विश्वनाथ अपने बेटे बहू सहित खेतों के मकान में शिफ्ट हो गए थे। बेटा, मैं तो सोच के इतना खुश हो रहा हूँ कि हरे भरे खेतों के बीच में अपना मकान होगा। सोचो, ठंडी ठंडी हवा आएगी, एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में एसी में सांस कर सारी हड्डियां जो जोड़कर चली गई हैं। अब हमारे तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बाबूजी। हाँ, आप ऐसे तो एसी में इस मकान में पंखा चलाने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाबूजी पंखा एसी कूलर सबको चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे खेतों में अभी तक बिजली नहीं आई है। सुनिए जी, मैं इस भूत बंगले में नहीं रहने वाली हूँ। आज ही जाकर बिजली का कनेक्शन लगा कर आइए। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? लालटेन में जीवन बिताने के सोचा है क्या आपने? मैं नहीं बिताने वाली, जाइए जल्दी से। बेटा, बिजली का कनेक्शन की बात करने के लिए रमेश तो बाजार चला गया। तू ऐसा कर, तब तक खेत को तैयार कर, कल फिर बीज मंगवा लेते हैं, तभी तो थोड़े दिनों में फसल खाने लायक भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चल जा। बाबूजी, मजदूरों को बुला के पूरे खेत की सफाई करवा कर गुड़ाई करवा दी थी ना मैंने। अब तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर ना बीज लेकर आ जाती हूँ, तभी तो खेत तैयार होगा ना। बहू की बात सुनकर ससुर जी ने पैसे अपने लॉकर से निकाल कर बहू को हाथ में दे दिए। और जा बेटा, गेहूं चावल सबके थोड़े थोड़े बीज लेकर आ जाना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तक ये चावल गेहूं और टमाटर होंगे तब तक हम क्या लोग भूख हड़ताल पर रहने वाले हैं क्या? ऐसा करती हूँ, सबसे पहले घर के लिए थोड़ा राशन खरीद लेती हूँ और बचे हुए पैसों से ना बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से बीज खरीद लूंगी और जो होगा बाद में देखा जाएगा। करीमा बाबूजी के दिए हुए पैसों से थोड़ा थोड़ा राशन खरीद लेती है और थोड़े से बीज लाकर खेतों में डाल देती है। ऐसे कुछ दिनों तक तो गरिमा के लाए हुए राशन के घर का खर्च चलता रहता है और उधर बीजों में से पौधे निकलने शुरू हो गए थे। कुछ ही दिन बीतने के बाद हरे भरे खेत तैयार हो गए थे। चावल गेहूं टमाटर के अलावा एक दो सब्जियां और लगी हुई थी और इतने में ही खेत लगभग भर चुके थे। अगले ही दिन, भाऊजी घर में सरसों का तेल खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दीजिए ना। अरे मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, घर का राशन खरीदने के लिए मैं अब फूटी कोड़ी नहीं देने वाला हूँ। सरसों का तेल खरीदने की जगह सरसों के बीज लेकर आओ और घर में ही सब उगाओ। मुझसे बार बार पैसे खर्च करने के लिए मत कहो, समझी? अरे, तुम्हारे बाऊजी थोड़ा कम समझते हैं क्या? मुझसे कह रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं देंगे। तुम ही बताओ, अब तेल क्या मैं खेत में उगाऊं? हाँ बताओ ना। देखो गरिमा, बाबूजी कह रहे हैं कि तेल उगाना होगा, मतलब तुम्हें उगाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आपने भांग चाट रखी है क्या जो ऐसी भैकी भैकी बातें कर रहे हो? हाँ, कौन से पेड़ में सरसों का तेल लगता है आप ही बता दीजिए ना, हमें तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी नहीं गया। तुम ऐसा करो, बाबूजी से पैसे ले लो, उनसे कहो कल तुम्हें थोड़े और बीज लेकर आने हैं, उसके पैसे दे दो। अब से तुम ना तेल घर में ही उगाओगी। पति के कहे अनुसार गरिमा ससुर जी के पास जाकर सरसों के बीज खरीदने के लिए पैसे मांगती है, जिसे सुनकर ससुर जी खुशी खुशी कुछ पैसे दे देते हैं। 4 पौधे उगा लो, सरसों के कहना है कि यही है तेल का पेड़। खेती के बारे में कुछ जानते नहीं है बाबूजी, देखना बिल्कुल मान जाएंगे। वो घर में तेल तो था नहीं, फिर सब्जी कैसे बना रही हो बेटा बहू? हाँ बताओ, क्या आप नहीं जानते क्या? ये देखिए, ये मैंने ना सरसों के 4 पेड़ लगाए हैं, इसी में ना बस रात को बाल्टी रख देते हैं, सुबह तक ना आधा लीटर तेल भर जाता है। 4 पेड़ है ना, इसी से 2 लीटर तेल निकल आया था, उसी तेल से मैंने खाना तैयार कर लिया। भाई क्या बात कर रही है भाऊ, इसी पेड़ में से तेल निकलता है? हाँ भाऊजी, तेल तो इसी पेड़ से निकलता है, लेकिन आप ना उनके सामने ना मत पड़िएगा। वो ना क्या है ना, सरसों का पौधा है, बड़ी जल्दी ना नजर मान जाता है, मुरझा जाएगा।
ओ हो, तो हमारा नुकसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसी बात है तो बिल्कुल हम पेड़ के सामने नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी। हाँ बाबूजी, मैंने सोच लिया है कि घर में ना चीनी का भी ना बहुत खर्चा हो रहा है, आपसे ना मैं चीनी भर भी घर में उगाने वाली हूँ, आप ना बस थोड़े से बीज के लिए पैसे दे दीजिए ना, उसके बीज थोड़े महंगे आते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बीज लाने के लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये लो, बाजार जाकर 2 किलो चीनी ले आओ, तुम्हारे बाबूजी ने चीनी के बीज के लिए पैसे दिए हैं। अब तुम ही सोचो चीनी का पेड़ कैसे उगाएंगे, जैसे हमने पेड़ में से तेल निकाला वैसे ही चीनी भी निकालेंगे। टेंशन क्यों लेती हो, अब घर गृहस्थी जैसे चल रही थी ना वैसे ही आगे भी चलती रहेगी। पिताजी की बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। एक दिन बाबूजी खेतों में पानी डाल रहे थे, तभी उनकी नजर टमाटर के पौधे पे पड़ती है। अरे बहू इधर आओ जरा, ऐसे कैसे हो सकता है, 2-3 दिन से देख रहे हैं हम इस पौधे में तो 2-3 बस ये हरे टमाटर दिखाई देते हैं, और तुम तो रोजाना टमाटर वाली सब्जी बना रही हो लाल लाल टमाटर की। भाई जब खेत में अपना टमाटर निकल ही नहीं रहा है तो तुम इस्तेमाल कैसे कर रही हो। बाबूजी, आप भी, मैंने आपको बताया था ना, फसल को इस तरह से नजर नहीं लगाई जाती, और ये टमाटर दिन में थोड़ी ना दिन निकलते हैं, रात में निकलते हैं। सुबह 5 बजे उठकर तोड़कर इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, किसी की नजर में आने से पहले ही सब्जी तोड़कर ना खेत से हटानी होती है। इसे ना 2-3 दिन टमाटर में तो शायद कोई रोग ना लग जाए, और ये पक नहीं पा रहे हैं। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे ही रातों रात फसल तैयार हो जाती है। अच्छा बेटा, और सुबह उठकर इसे तोड़कर इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। वाह भाई वाह, इस बाबूजी आपके आशीर्वाद से हमने घर को एक बिजनेस का रूप दे दिया है। आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल सब हम अपने घर में ही तो बना रहे हैं। इससे बड़ा बिजनेस मॉडल और क्या होगा। हाँ भला। बहू की बात सुनकर ससुर जी को अपने सुझाव पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन ससुर जी सुबह 10 बजे बहुत दिनों से अपने किसी पुराने दोस्त से नहीं मिला। सोच रहा हूँ चाय की टपरी पे जाकर पुराने यार दोस्तों से मिलकर आ जाऊं। सीना गर्व से बुलाते हुए विशंबर नाथ जी अपने दोस्तों से मिलने के लिए चाय की टपरी पर पहुंच गए थे, और वहां जाकर वो अपने बिजनेस के मिनी मॉडल के बारे में बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्तों को बताने लगे। अरे द्वारका प्रसाद जी, आप ये समझ लीजिए 15,000 की नौकरी के लिए मेरा बेटा दिन रात सर खपा रहा था। अब अपनी जमीन में सब कुछ घर में उगा कर रखा है हम लोगों ने। शुद्धता की गारंटी तो है ही, और खर्च की जो बचत हो रही है ना उसकी तो पूछिए मत। मैं तो कहता हूँ हर किसी को इस तरह अपने जमीनों में मकान बनाकर उसी में उगाना चाहिए। विश्वनाथ की बातें सुनने के बाद उसका दोस्त द्वारका प्रसाद घर जाकर अपनी बहू को भी विशंबर नाथ की बातें बताता है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, आप गरिमा के पति की नौकरी चली गई और उसके पिताजी उन लोगों को गांव में रखकर खेती करवा रहे हैं। हाँ, आपको सुनने में कुछ अजीब नहीं लग रहा। तब भी गरिमा से बात करती हूँ। सोना गरिमा को फोन लगाती है। अरे गरिमा, क्या वाकई तेरे ससुर जी ने तुम लोगों को खेतों में रखा हुआ है क्या। हाँ, और तो और तेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई। हाँ, सहेली की बात सुनकर गरिमा बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या बताऊं यार, किसी तरह अपना समय काट रही हूँ। बाबूजी की जिद के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रमेश को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और हम पाई पाई के लिए ना बाबूजी पर निर्भर हो गए। अब तू ये समझ ले, बाबूजी तो अपनी जॉब जेब से एक फूटी कोड़ी निकालने को तैयार नहीं है। बस किसी तरह झूठ सच बोलकर कहानी सुनाकर अपना घर चला रही हूँ, लेकिन दिन रात यही चिंता लगी रहती है आखिर कब तक बाबूजी को ये चीनी बनाने का पौधा, तेल निकालने वाला पेड़, ये सब कहानी सुना सुना कर पैसे ऐंठती रहूंगी। कोई परमानेंट सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना इस समस्या का। तो तेरे बाबूजी क्या इतने मूर्ख है, उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता चीनी तेल से जैसी चीजें पेड़ पर नहीं लगाई जाती। अरे क्या बताऊं यार, माँ जी के जाने के बाद ना बाबूजी का मानसिक संतुलन जो है थोड़ा हिल गया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो फिर ठीक है, तेरे बाबूजी को सुधारने का एक आइडिया है मेरे पास। उन्हें उनकी बातों में फंसा देते हैं। बस उसके लिए मुझे अपने पति की मदद लेनी पड़ेगी। सोना का पति अक्षय दाढ़ी मूछ लगाकर विशंबर प्रसाद के खेतों वाले घर पर। विशंबर नाथ जी बाहर निकलिए, इस मकान के मालिक आप ही है ना। जी जी हाँ मैं। क्या बात हो गई, आप हमारे खेतों का मॉडल कॉपी करने के लिए आए हैं क्या। हाँ जी बोलिए। जी नहीं, आपके इस खेत का मॉडल कॉपी करने नहीं आया है, बल्कि अपने एक बिजनेस हाउस में बदलने का जुर्माना वसूल करने के लिए आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये घरेलू लोगों के लिए इस तरह की कमीशन एक्टिविटी सरकार ने बंद कर दी है। आपने तो घर को ही एक बिजनेसमैन बना के रख दिया है। अरे इस तरह से हर आदमी सब कुछ घर में ही उगाने लगेगा तो बाजारों में तो मंदी छा जाएगी ना। और अगर आपने ऐसा कुछ किया अभी तो आपको कम से कम सरकार से एक बार परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। ठीक है भाई, मैं आज ही सरकारी दफ्तर में जाकर अर्ज लगा देता हूँ। नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। अब तो आपका ये खेत और मकान सब जब्त होगा,
और आपको मुआवजे का 1 लाख भी देना पड़ेगा, वरना इस खेत का और मकान को किराए पर देकर आप लोग शहर चले जाइए, ताकि जब इंस्पेक्शन टीम यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ कोई सबूत ना मिले। 1 लाख का नाम सुनकर बाबूजी बड़ा घबरा गए थे। भोले भाले उम्र के मारे बाबूजी ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि खेती करना कब से जुर्म हो गया था। बस वह अक्षय की बताई बातों में बह गए थे और उसी दिन कसम खा लेते हैं कि आज के बाद खेत को ससुराल बनाने की जिद छोड़ देंगे। बस फिर क्या था, विश्वनाथ जी का पूरा परिवार वापस शहर आ जाता है और बेटा रमेश एक बार फिर से अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। वही बहू जो रोज रोज बहाने बनाकर बाजार से राशन खरीदने की मुसीबत से छुटकारा मिल गया था। हाँ, गांव वाले जमीन में खेती अभी से भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस खेती के दम पर उनका घर चलेगा। चावल गेहूं अपनी जमीन के उगाने के बाद सब्जी भाजी और बाकी का सामान वो बाजार से खरीद कर लाने लगे। हे भगवान का शुक्र है सोना का कि उसने दिमाग लगाया, वरना तेरी सारी उम्र तो खेती में पानी डालते ही डालते बीत जाती। चल जल्दी से अपना छोला भटूरा खा लेते हैं, नहीं तो ये कहानी सुनने के चक्कर में ना पूरा की पूरा छोला भटूरा जो है ना हमारा ठंडा हो गया, और ठंडा छोला भटूरा बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगता। चल जल्दी से खाते हैं हम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।